दिसंबर 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य था भारत में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन कराना। लेकिन भारत में कम्युनिस्ट क्रांति की संभावना न के बराबर थी और यह सीपीआई भी समझ चुकी थी। इसलिए उसने छोटी छोटी आर्म्ड इंसर्जेंसीज या सशस्त्र विद्रोह भड़काने शुरू किए। स्वाधीनता के समय हुआ तेलंगाना का कथित किसान विद्रोह और बंगाल का तेभागा विद्रोह, दोनों कम्युनिस्ट विद्रोह ही। देश को आज़ादी मिलने के बाद सीपीआई, जिसकी मूल प्रेरणा में रूस की क्रांति थी, उसका एक प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्र भारत में कम्युनिस्टों की अगली नीति पर परामर्श के लिए रूस के कम्युनिस्ट तानाशाह स्टालिन से मिला। स्टालिन की नीति थी कि जब तक कम्युनिस्टों की शक्ति पर्याप्त न हो जाए, तब तक कम्युनिस्ट तानाशाही के लिए आवश्यकता के हिसाब से नेशनलिस्ट ताकतों को सहयोग देते रहना चाहिए और इस बीच धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने में लगे रहना चाहिए। ऐसा सीपीआई भारत में पहले कर भी चुकी थी, तो स्टालिन ने उन्हें इसी राह पर चलते हुए शक्ति संचयन तक संवैधानिक सरकारों में शामिल होने की सलाह दी। इसी के बाद सीपीआई ने केरल विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेशन की और जीत दर्ज की। सीपीआई की इस जीत के साथ दुनिया में पहली बार कोई कम्युनिस्ट सरकार लोगों द्वारा संवैधानिक तरीके से चुनकर सत्ता की कुर्सी पर बैठी। इसके पहले तक कम्युनिस्ट केवल खून खराबे से ही अपनी तानाशाही जमाते आए थे, लेकिन सीपीआई के संवैधानिक रुख अख्तियार करने से इसका माओ से प्रभावित एक धड़ा नाखुश था। यह धड़ा माओ के विचारों के आधार पर भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध को ही भारत में कम्युनिस्ट तानाशाही की स्थापना का एकमात्र तरीका मानता था। वर्ष 1964 के आते आते सीपीआई में अलगाव की यह दरार काफी बढ़ चुकी। अंततः 1964 के अधिवेशन में सीपीआई विभाजित हो गई। इस विभाजन से दो पार्टियां, सीपीआई मार्क्सिस्ट और माओ से प्रभावित सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, अस्तित्व में आई। चाइनास चेयरमैन इज आवर चेयरमैन, चाइनास पाथ इज आवर पाथ, इस नारे को मानने वाली यही सीपीआई-एमएल 2004 में सीपीआई माओइस्ट के रूप में उभरी, जिसे हम सब आज माओवाद या नक्सलवाद के रूप में जानते हैं। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य पुरोहित और आप स्वस्थ आनंद होंगे ऐसी आशा के साथ दी नैरेटिव की इस खास पॉडकास्ट सीरीज कम्युनिस्ट आतंकवाद दूसरे एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि सो कॉल्ड नक्सलवाद या माओवाद यानी कम्युनिस्ट आतंकवाद के विषय में ये एक बड़ा मेथड फैला हुआ है कि ये एट्रोसिटीज या अत्याचारों के विरुद्ध कमजोर लोगों की एक गैर राजनीतिक प्रतिक्रिया है, एक नॉन पॉलिटिकल रिएक्शन। लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। यह भारत के विरुद्ध एक विशुद्ध राजनैतिक सांस्कृतिक युद्ध, एक प्योर पॉलिटिको कल्चरल वॉर है, जिसका मेन गोल है भारत के राजनैतिक संगठन और सांस्कृतिक संस्थानों को उखाड़कर उसकी जगह कम्युनिस्टों की राजनैतिक और सांस्कृतिक तानाशाही स्थापित करना। और इसे नक्सलवाद नाम देना भी एक सोची समझी चाल है, ताकि लोगों को इस विषय में रोमांटिसाइज किया जा सके और वे लोग इसकी वास्तविकता न समझ सकें। पर पिछले एपिसोड में मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसके पहले कि हम इस कम्युनिस्ट आतंकवाद की असलियत और इसकी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स को समझे, हमें इसके पीछे की आइडियोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे माओइज्म यानी कम्युनिस्ट आतंकवाद के हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड पर। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से यहाँ हमारे बीच 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो यह कि आपने मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट शब्द पहले कभी सुने ही न, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होगी। दूसरी जो एक पॉसिबिलिटी है कि आपने ये टर्म्स तो सुने हैं पर इनके बारे में जानते नहीं। एक पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि आप कम्युनिज्म और कार्ल मार्क्स के बारे में तो पहले से ही जानते हैं, लेकिन आपने कभी इन पर गहराई से विचार नहीं किया। तो इसलिए हमारी आज की बात हम कार्ल मार्क्स और उसके विचारों यानी मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म से शुरू करेंगे। तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का एक विचारक था जिसने पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी के विषय में कई अजीबोगरीब विचार दिए। उसके इन्हीं विचारों को कलेक्टिवली मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद या सामान्य तौर पर कम्युनिज्म कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी लोग या कहें कि अमीर लोग प्रोलेटरीट्स यानी सर्वहारों या गरीबों का शोषण करते हैं। और कैसे? तो इस पर मार्क्स का तर्क बड़ा अजीब है। साल 1849 में पब्लिश हुए उसकी एक लेख वेज लेबर एंड कैपिटल में वह कहता है कि यदि एक मोहल्ले में 10 एक जैसे घर है और वहाँ यदि उनसे बड़ा एक घर बन जाता है तो वह बड़ा घर
बाकी 10 घरों के लोगों के शोषण का कारण है। क्यों? क्योंकि इससे उनमें हीन भावना आती है। इसलिए या तो सभी घर बड़े हों या सभी घर छोटे हों। कुल मिलाकर सारी डाइवर्सिटीज खत्म हो जाए, सब कुछ बिल्कुल एक समान हो जाए, यानी पांचों उंगलियां एक समान हो जाए। यही कम्युनिज्म का सार है। और आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में ये बात सुनी भी होगी कि किस तरह वहाँ के कम्युनिस्ट तानाशाही में जनता अपनी पसंद से बाल भी नहीं कटा सकती, क्योंकि अलग अलग हेयर स्टाइल से भी कोई खुद को वंचित या शोषित महसूस कर सकता है ना कमाल की बात। खैर, यह कम्युनिज्म का एक पहलू था। अब मार्क्स के अनुसार गरीबी खत्म करने का एक ही तरीका है, वो ये कि सारे गरीब मिलकर पूरी दुनिया में अमीरों का कत्लेआम कर। इसे कॉल फॉर एक्शन भी कहा जाता है, यानी 10 एक जैसे घरों में रहने वाले लोग उस कंपैरेटिवली बड़े घर को तोड़ दें। मार्क्स का ये भी कहना था कि राज्य यानी सरकार भी अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण का जरिया है, तो राज्य भी समाज बनाने के लिए सर्वहारों यानी गरीबों की तानाशाही भी बहुत जरूरी है। मार्क्स के विचारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आइडियोलॉजिकल करेक्टनेस, यानी सर्वश्रेष्ठता का भाव। मतलब यह कि मार्क्स और मार्क्सवादियों के अनुसार मार्क्स के विचार ही मानव समाज की एकमात्र सही व्याख्या करते हैं। और सुनने में ही अटपटे लगने वाले इन विचारों के बावजूद कंटेम्पररी सिचुएशंस में युद्ध प्रेमी यूरोप में मार्क्स के इन विचारों का, खास तौर पर कॉल फॉर एक्शन का, जबरदस्त असर हुआ। कई जगहों पर संघर्ष छिड़े भी, पर ऐसी क्रांति नहीं हो पाई जैसा मार्क्स कहता था। तो इसका कारण यह बताया गया कि कम्युनिस्ट समाज के निर्माण के लिए सो कॉल्ड गरीबों की जिस तानाशाही को मार्क्स ने पहला चरण बताया था, वह तानाशाही कैसे काम करेगी, इस पर मार्क्स और उसका जिगरी एंगल्स दोनों ही मौन धारण कर लेते हैं। तब सो कॉल्ड गरीबों की इस तानाशाही का ढांचा बनाया रूस सहित दुनिया के पहले कम्युनिस्ट तानाशाह व्लादिमीर लेनिन ने। इस ढांचे को स्टेट कैपिटलिज्म कहा जाता है, यानी राज्य नियंत्रित पूंजीवाद। यहाँ आपको कम्युनिस्टों के बीच एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। लेनिन का यह भी कहना था कि मजदूरों की इस तानाशाही से कम्युनिस्ट समाज के बनते तक सरकार के खिलाफ उठ रही हर एक आवाज को दबाना बहुत जरूरी है। लेनिन के उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन ने इसे प्रैक्टिकल ग्राउंड में उतारा भी। इसी के भयानक परिणाम इतिहास में हमें डीकोसिकाइजेशन, द ग्रेट पर्ज, मॉस्को ट्रायल आदि के रूप में दिखते हैं। उधर यूरोप के अन्य देशों जैसे जर्मनी, इटली आदि में कम्युनिस्ट तानाशाही उखाड़ फेंक दी। तब इटली के एक कम्युनिस्ट विचारक एंटोनियो ग्राम्शी ने आगे बढ़कर कहा कि केवल राजनीतिक सत्ता हासिल करके दुनिया को कभी भी कम्युनिस्ट नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए दुनिया के अलग अलग देशों में पहले उनकी संस्कृति और उनकी सामाजिक संरचनाओं जैसे परिवार, आस्था आदि को तोड़ना होगा। इसके लिए उसने एक कंसेप्ट दिया, वॉर ऑफ पोजीशन। उसने पूरी दुनिया की बुद्धिजीवियों का आह्वान किया कि वे इस लंबी सांस्कृतिक लड़ाई के लिए आगे आए और शिक्षा संस्थानों, सांस्कृतिक संस्थानों के माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट के लिए आवश्यक जमीन तैयार करें। ग्राम्शी के इस विचार को परवर्ती मार्क्सवादियों ने लॉन्ग मार्च थ्रू इंस्टीट्यूशंस का स्वरूप दे दिया। बस यहीं से शुरुआत होती है कल्चरल मार्क्सिज्म की। आज अमेरिका के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों सहित भारत के भी कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय इस लॉन्ग मार्च थ्रू इंस्टीट्यूशंस के जीते जाते कारण है। माओ की तानाशाही में चीन की विनाशकारी कल्चरल रिवॉल्यूशन और आज बुरी तरह डिसइंटीग्रेटेड हो चुकी अमेरिकन सोसाइटी की कल्चरल मार्क्सिज्म के ही नतीजे हैं। खैर, अब हम आते हैं चीनी कम्युनिस्ट तानाशाह माओ से तुंग पर, जिसके नाम से ही हम कम्युनिस्ट आतंकवाद को भारत में माओवाद कहते हैं। तो माओ ने कार्ल मार्क्स से कॉल फॉर एक्शन, लेनिन से तानाशाही और स्टेट कैपिटलिज्म का ढांचा और ग्राम्शी से कल्चरल रिवॉल्यूशन के विचार लेकर उनकी खिचड़ी पकाई। यह खिचड़ी आज माओवाद के रूप में जानी जाती है। इतना ही नहीं, माओ ने इस खिचड़ी में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का तड़का भी लगाया। जी हाँ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इसे हम 3 चरणों की एक प्रक्रिया मान सकते हैं, जिसके पहले चरण में दरार डालकर अलग अलग आइडेंटिटीज, अलग अलग पहचानों के बेसिस पर लोगों को बहुत से छोटे छोटे समूहों में तोड़ा जाता है। फिर उन्हें मोबिलाइज करते हुए उनसे एक फौज खड़ी की जाती है और इसके अंतिम चरण में इस फौज से देश की स्थापित सरकार को उखाड़कर कम्युनिस्ट तानाशाही स्थापित की जाती है। भारत में भी आज अलग अलग रूप में आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के पहले चरण को महसूस कर सकते हैं।
हम इस सीरीज के आगे आने वाले एपिसोड्स में इस पर डिटेल में बात भी करेंगे। पर यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि जब लेनिन और माओ ने अपने अपने देशों में सत्ता पर कब्जा किया, तब स्थापित सरकारें या तो काफी कमजोर हो चुकी थी या वे दूसरी लड़ाइयों में उलझी हुई थी। लेकिन भारत में अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के समय ऐसा नहीं था। स्वतंत्र भारत की नई सरकार न तो कमजोर थी और न ही परिस्थितियां वैसी थी, तो कम्युनिस्ट तानाशाही स्थापित न की जा सकी। ऐसे में माओ की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की लीक पर चलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट ने भारत के विरुद्ध राजनैतिक और सांस्कृतिक आक्रमण की विस्तृत योजना बनाई है। सीपीआई ने भारत को तोड़ने के प्रयास भी शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए रणनीति और हथकंडे भी तय कर लिए हैं, और न केवल तय किए हैं बल्कि वे उस पर अमल भी कर रहे हैं, और यही इस पॉडकास्ट सीरीज का मेन टॉपिक भी है। लेकिन आज कुछ समय हो चुका है और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो अब अगले शनिवार रात 9 बजे हम भारत में इन कम्युनिस्ट आतंकियों की स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स पर बात शुरू करते हुए सीपीआई माओइस्ट के एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ साथ इस डॉक्यूमेंट की ओवरऑल स्ट्रक्चर पर भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्ते, टेक केयर।